अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सर्जिकल एनाटमी। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जो हर गाइड के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ है। कुछ गाइड्स ने लिखा हुआ है कि आपका ये सिस्टमिक सर्जरी से कवर हो जाएगा, और कुछ ने कहा हुआ है कि आप इसको पास पेपर से कर सकते हैं। कुछ ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए हुए हैं। सो हमारा वैसे बुक के अंदर चैप्टर 28 बनता है सर्जिकल एनाटमी का। सो मैंने इसको रिव्यू किया है, मतलब मैंने कंपेयर किया था, तो मुझे यही बेहतर लगा कि पास पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं और पास्ट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। सो हम ये वाला जो टॉपिक है ये पास्ट पेपर से ही करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली रट्टा ही है। सो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा जहाँ पर मुझे लगा। सो मैं एपिसोड पास पेपर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है जनरल सर्जरी का, सर्जिकल एनाटमी। इसमें से 8 मार्क्स का पेपर है कि MCQ है, 3 MCQs हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, तो सिनेरियो में आपको पढ़ देता हूँ। अ सर्जन हैज़ टू ऑपरेट ऑन अ राइट सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एक्सcision ऑफ ग्लैंड फॉर बिनाइन डिजीज इज प्लान्ड। What are important anatomical relationships of the submandibular gland, and to what group of lymph nodes the submandibular gland drains? सो अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जैसे कि आपको पता है कि आपका सिलिवरी ग्लैंड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू योर फेस। सो इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशनशिप में ऑब्वियसली फेशियल आर्टरी आएगी, फेशियल वेन आएगी, एंड द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सही है। और क्योंकि इसका ताल्लुक आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि टंग साथ साथ है, तो लिंगुअल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये 5 चीज़ें आप याद कर लें। मैंडिबल मतलब एरिया वाइज देख लें। फेस है तो फेशियल नर्व, फेशियल आर्टरी, फेशियल मार्जिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, फेशियल वेन है, और इसी साथ एज इट इज़ सिलिवरी ग्लैंड, वो आप टंग से रिलेशनशिप याद कर लें कि लिंगुअल नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है इसके सबमैंडिबुलर नोड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं जगुलो-डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स के अंदर। सो जस्ट रिमेंबर सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स दैट आर ड्रेनिंग इनटू जगुलो-डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। सो अगला हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड वैसे लिखा हुआ भी नहीं है बुक के अंदर। थायराइड ग्लैंड फीमेल है जो कि हमारे पास आई है टोटल थायराइडेक्टमी। उसको मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है और उसकी टोटल थायराइडेक्टमी होनी है। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो कि हम इनकाउंटर करेंगे, और हम कौन सी 2 नर्व्स सेव करेंगे। सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जब भी हमने मतलब बताना है सुपरफिशियल टू डीप, सबसे पहले हमारे पास प्लेटिज्मा आता है, सबसे पहले हमारे पास स्किन आती है, फिर हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, फिर हमारे पास प्लेटिज्मा आता है, ये मस्कुलर लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आता है, फिर प्रीट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आता है, फिर हमारे पास स्ट्रैप मसल्स का ग्रुप आता है। ये हमने एनाटमी में पढ़ा था, उससे अभी काफ़ी अर्सा हो गया पढ़े हुए, बट ये वही सेम चीज़ें हैं। वी हैव टू गो। और हमारे से टीचर्स अक्सर ऑस्पी वो जो हमारे स्टेजेस सब स्टेजेस होते थे बताते थे कि आप ये बताएं। सो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, प्लेटिज्मा, आपके पास इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया और प्रीट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। स्ट्रैप मसल्स का निमोनिक आप याद कर लें, टॉस से, जिस तरह टॉस करते होते हैं, तो टी से थायरोहायोइड, ओ से ओमोहायोइड, एस से स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड। तो ये 4 मसल्स होते हैं, और इनकी वो ना पूछते होते हैं नर्व सप्लाई भी। थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड। इसके बाद हमारे पास कौन सी 2 नर्व्स हैं जो कि हमने सेव करनी होती हैं। तो बेसिकली 2 नर्व्स ही होती हैं इसके अंदर। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है और एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। सो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व असल बेसिकली ब्रांचेस दोनों वेगस की ही हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना, ये सुपीरियर लेरेंजियल की ब्रांच है। या वेगस की देखेंगे ना तो वो डिविजन्स होती हैं। सो बेसिकली ब्रांचेस दोनों ही वेगस की हैं, लेकिन एक्सटर्नल लेरेंजियल सुपीरियर लेरेंजियल की और रिकरेंट वेगस की है। अच्छा, जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है ना, ये तमाम मसल्स ऑफ लैरिंग्स को बेसिकली सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड को। और जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है ये हमारी क्रीकोथायरॉइड को सप्लाई करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है थायराइडेक्टमी का ही है। इसके अंदर वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे ही पूछ रहा है।
सो भी हमने कर लिया अभी। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, प्लेटिज्मा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, प्रीट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, स्ट्रैप मसल्स। अगला हमारे पास है इन लिस्ट 5 स्ट्रक्चर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सेविंग ड्यूरिंग द थायराइड ग्लैंड डाइसेक्शन। कौन से ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने प्रिजर्व करने हैं। अब इसमें से आप देख लें कि एक तो हमारी ये नर्व्स आ गई ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल। इसके अलावा हमने आर्टरीज़ को सेव करना होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर जो थायराइड आर्टरीज़ होती हैं। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी एंड पैराथायराइड ग्लैंड। आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। सो सिंपल सी बात है, 2 नर्व्स हमने सेव करनी है, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल। आर्टरीज सेव करनी है 2 किस्म की, सुपीरियर इन्फीरियर जो कि इसकी मेन सप्लाई हैं, और कैरोटिड हमने सेव करनी है, और साथ हमने पैराथायराइड जो है वो भी सेव करना है। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स पूरे हो जाते होते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चंस हैं मल्टी नोड्यूलर गॉइटर का है। सो वो पूछ रहा है कि थायराइड के हवाले से कि कौन से 3 मसल्स हैं जो कि थायराइड लोब्स को कवर करते होते हैं। सो ये हमने बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि इसकी सप्लाई भी दें इन मसल्स की, और डिवीजन ऑफ कवरिंग मसल्स हमने बतानी है, क्यों हमने करनी होती है। सो अब जो थायराइड लोब्स है ना, एक तो हमारे पास वो मसल्स आ जाते हैं स्ट्रैप मसल्स, वो आपको याद होगा। तो इसमें 3 स्ट्रैप मसल्स आते हैं। टी वाला आपने निकाल देना है, जो थायरोहायोइड है वो नहीं होता, ओमोहायोइड होता है, स्टर्नोहायोइड होता है और स्टर्नोथायराइड होता है। इसके साथ साथ क्रिकोथायराइड जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जो कि एक्सटर्नल लेरेंजियल जिसको सप्लाई करती है, और एक इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होता है। तो 3 स्ट्रैप मसल्स होते हैं, क्रिकोथायराइड होता है और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल होता है। डिवीजन क्यों करते हैं? एक्चुअली हम डिवीजन इस वजह से करते हैं कि एक ना न्यूरल लूप होती है जिसको हम कहते हैं आंसा सर्विकैलिस। सो ये जो न्यूरल लूप होती है, ये ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस से बनती होती है, फ्रॉम स्पाइनल नर्व C1 to C3। तो वो एक प्लेक्सस बना करता है, जो है ना सर्वाइकल प्लेक्सस बना करता है। सो उसको हम कहते हैं आंसा सर्विकैलिस। एक बेसिकली न्यूरल लूप होती है, और इसको हमने सेव करना होता है। अब इसको हमने सेव क्यों करना होता है, मतलब डिवाइड करना होता है हमने। सो क्योंकि ये जो आपके मसल्स हैं ना, स्ट्रैप मसल्स, इनको सप्लाई करती है, तो यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी तरह नर्व सप्लाई पूछ रहा है, तो क्रिकोथायराइड की मैंने आपको बताई एक्सटर्नल लेरेंजियल होती है, और स्ट्रैप मसल्स की अभी मैंने आपको बताया ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायराइड की आंसा सर्विकैलिस है। इसी वजह से हम इसको डिवाइड करते हैं अपर पार्ट ऑफ नेक में, क्योंकि ये नीचे से आ रहा होता है। इसी तरह इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर जो होता है ना, इसको फेरेंजियल प्लेक्सस और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। ओके, सो ब्रांचेस फ्रॉम रिकरेंट लेरेंजियल एंड फेरेंजियल प्लेक्सस। सो लेट्स मूव ऑन। तो अगला उसने ये पूछा है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वही वाले सेम, स्किन, सबक्यूटेनियस, प्लेटिज्मा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, प्रीट्रेकियल लेयर, स्ट्रैप मसल्स। अच्छा, आगे वो पूछ रहा है कि थायराइडेक्टमी हो रही है, इम्यूनेट द आर्टरीज दैट नीड टू बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू। अब आपके पास जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी 3 मेन आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर थायराइड, इन्फीरियर थायराइड, थायराइड ईमा आर्टरी भी होती है, जो कि मतलब कभी कभार प्रेजेंट होती है। जो सुपीरियर थायराइड होती है ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की, और जो इन्फीरियर थायराइड होती है ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है। और वो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर्स बताएं जो कि आपने सेव करने होते हैं। एक नर्व कोई भी आप बता दें, रिकरेंट लेरेंजियल, एक आर्टरी, सुपीरियर थायराइड या कैरोटिड कर लें, एसोसिएटेड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि सब टोटल थायराइडेक्टमी होनी है, सो अप्रोप्रिएट इंसिजन क्या होगा, कौन से थायराइड पेडिकल्स को हम लाइगेट करेंगे, कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को रीच करना पड़ेगा, और क्या स्पेशल प्रिकॉशंस हमने लेनी है न्यूरोलॉजिकल इंजरीज़ को बचाने के लिए। सो अप्रोप्रिएट जो इंसिजन होता है ना, उसमें होता है हमारे पास कोचर ट्रांसफर्स कॉलर इंसिजन, कोचर ट्रांसफर्स कॉलर इंसिजन। और इसका जो लेवल होता है ये हम 2 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल नॉच एंड 1 सेंटीमीटर बिलो द क्रीकॉइड कार्टिलेज, इसको हम देते होते हैं जस्ट पैरेलल टू आवर स्किन क्रीज। तो रिमेंबर के 2 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल नॉच एंड 1 सेंटीमीटर बिलो द क्रीकॉइड कार्टिलेज पैरेलल टू द नेचुरल स्किन क्रीज। तो हमने कौन से थायराइड पेडिकल्स को लाइगेट करना है। सो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कर सकते हैं, और इसके साथ अब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को हमने बेसिकली देखना होता है। इसके साथ साथ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, ये वही सेम क्वेश्चन है सारा, मतलब
स्किन प्लेटिज्मा वाला। और प्रिकॉशंस हमने न्यूरोलॉजिकल जो इंजरीज़ को बचाने के लिए हमने क्या क्या, सो इसमें ना दो तरह के, तो हमने सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को बचाना है और एक हमने एक्सटर्नल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को बताना है। सो अब सुपीरियर जो होती है वो ऊपर पड़ी होती है, सो यू हैव टू कीप द डाइसेक्शन प्लेन एज क्लोज टू द थायराइड ग्लैंड। और जो सुपीरियर पोल के ऊपर वेसल्स पड़ी हैं उनको इंडिविजुअली आपने आइडेंटिफाई करना है, स्केलेटनाइज करना है, लाइगेट करना है, और फिर उनको जो है ना आपने मतलब एक तरह से सेव करना है और क्लोज रखना है ताकि ब्रांचेस को जो है ना हाँ जी, इसी तरह ही एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को आपने फिर इसकी इंजरी अवॉइड करनी है। इसी तरह इन्फीरियर जो थायराइड वेसल्स हैं उनको भी आपने जो है उनको डाइसेक्ट करना है, लाइगेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिमेनिंग एज क्लोज एज टू द सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। और उसके साथ फिर आपने देखना है कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो उसको इंजरी ना हो, और पैराथायराइड जो है ना उसकी भी आपने मिनिमम डीवेस्कुलराइजेशन करनी है। तो यू हैव मतलब सिंपल सी बात है, सुपीरियर पोल पे आप करें, आप वेसल्स को आइडेंटिफाई कर लें, रिमेन क्लोज एज पॉसिबल टू द थायराइड ग्लैंड। और आपने उनको अगर जब भी लाइगेट कर रहे होना है तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी इंजरी एक्सटर्नल लेरेंजियल को ना करें। और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द इन्फीरियर थायराइड वेसल यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अच्छा, यहाँ पर हमारा थायराइड ख़त्म हो जाता है। तो इसमें से तकरीबन तमाम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो कि बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। ब्रेस्ट को हम देख लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिगामेंट ऑफ कूपर का पूछा है और सिग्निफिकेंस क्या है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज़ बेसिकली जो 75% 80% जो इसकी होती है, 85% जो ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को होती है। ये अक्सर MCQs भी आता है। तो इसको हम ना क्वाड्रेंट वाइज जो है वो डिवाइड करते हैं। जो इसका आउटर क्वाड्रेंट होता है, लेटरल क्वाड्रेंट होता है, ये 75% एक्सिलरी नोड्स को अपनी सप्लाई देते हैं। एक्सिलरी जो नोड्स होते हैं वो इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में जाते हैं और ये अल्टीमेटली इनटू द राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ नोड्स या ट्रंक के ऊपर जा रहे होते हैं। जो 25% बढ़ जाता है ये फिर मसल्स जो इस एरिया के होते हैं ना उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लाइक इंटरपेक्टोरल, डेल्टोपेक्टोरल, सुप्राक्लेविकुलर और इन्फीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स में जा रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली ये मीडियल जो साइड है ये स्टर्नम के आसपास है, तो ये पैरास्टर्नल नोड्स को अपनी सप्लाई दे रही होती है लिम्फ। और जो पैरास्टर्नल नोड्स हैं ये ब्रोंकोमीडियास्नल लिम्फ ट्रंक के अंदर ड्रेन होते हैं। इन्फीरियर साइड इज़ रिलेटेड टू एब्डोमेन, सो नोड्स ऑफ जो अपर एब्डोमेन होते हैं, जो हमारे पास इन्फीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड्स होते हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर जो लेटरल का क्वाड्रेंट है दैट इज ड्रेनिंग इनटू द एक्सिलरी नोड्स विच आर ड्रेनिंग इनटू द इंफ्राक्लेविकुलर एंड सुप्राक्लेविकुलर नोड्स। इसी तरह जो 25% रिमेनिंग है वो मस्कुलर जो नोड्स हैं, इंटरपेक्टोरल, डेल्टोपेक्टोरल। इसी तरह जो मीडियल क्वाड्रेंट है दैट इज ड्रेनिंग इनटू द पैरास्टर्नल नोड्स लीडिंग इनटू द ब्रोंकोमीडियास्नल लिम्फ ट्रंक, और इन्फीरियर क्वाड्रेंट इज ड्रेनिंग इनटू द इन्फीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड्स। अच्छा, लिगामेंट ऑफ कूपर क्या होते हैं? ये अब बेसिकली आपको याद होगा एनाटमी के अंदर ये प्रोजेक्शंस होती थी फाइब्रस टिश्यूज़ की, कॉनिकल हॉलो प्रोजेक्शंस ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ दैट आर अटैच टू द सुपरफिशियल फैशिया, और ये बेसिकली सपोर्ट फंक्शन के लिए कर रहे होते हैं। और जो इसका बेसिक बल्क होता है, ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, उसको जो है ना फर्म रख रहे होते हैं या उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और तो बेसिकली इट इज़ अटैच टू द डर्मिस और स्किन। सो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब भी कार्सिनोमा होता है ना, तो कार्सिनोमा ऑब्वियसली इस सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स हैं, जो इसका कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है, इसको भी इन्वेड करता है। सो ये शॉर्टन हो जाता है और उस वजह से डिम्पलिंग ऑफ स्किन होती है या फिर इन्वर्जन ऑफ निप्पल हो जाती है, क्योंकि जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, मैंने आपको बात बताया कि ये एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम डर्मिस ऑफ स्किन टू द पेक्टोरल फेशिया। तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है, तो फिर अगर उसके अंदर शॉर्टनिंग होगी तो वो जो है शॉर्टनिंग की वजह से डिम्पलिंग हो सकती है। सो ये आपकी एक्सटेंट भी आ गई। और आगे, ड्यूरिंग मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी पेशेंट द सर्जन अप्रोचेज द पेशेंट्स एक्सिला, ओके, और बाय लिफ्टिंग the fiber of thick muscle anteriorly which is this muscle and its function. So thick muscle जो सबसे ज़्यादा anteriorly present है वो पेक मेजर होता है, और इसका जो फंक्शन होता है ये एडक्शन कराता है और मीडियल रोटेशन कराता है और फ्लेक्शन कराता होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीपर टू द लिफ्टेड मसल कौन सा मसल आएगा?
तो वो आपके पास पेक माइनर आता है, पेक मेजर के बाद पेक माइनर आता है। और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट द सर्जन विल प्रिजर्व व्हाइल वर्किंग इन द एक्सेला। सो जब भी कार्सिनोमा होता है तो हम एक्सेली डाइसेक्शन करते होते हैं। सो जो एक्सेला होती है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जो इसका जो बाउंड्रीज होती हैं, सुपीरियरली हमारे पास एक्सिलरी वेन होती है, मीडियली हमारे पास चेस्ट वॉल होती है, लैटरली हमारे पास एक्सिलरी स्किन होती है, और एंटीरियरली हमारे पास पेक मेजर और माइनर होते हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास लेटिस्मस डॉर्साई होता है। सो अब हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना, ऑब्वियसली हमारे पास जो सुपीरियरली एक्सिलरी वेन पड़ी है तो हमने एक्सिलरी वेन को प्रिजर्व करना है। अब ऑब्वियसली जब भी हम कुछ चीज़ प्रिजर्व कर रहे होते हैं, बेसिकली हम नर्व्स को और वेसल्स को प्रिजर्व करते हैं, तो दो वेसल्स भी आती हैं हमारे पास। तो एक तो थोरैकोडोर्सल नर्व होती है और एक लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपकी सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करती होती थी, और अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती थी। सो यू हैव टू रिमेंबर एक्सिलरी वेन, थोरैकोडोर्सल नर्व और लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये इनको हमने प्रिजर्व करना होता है। आगे वो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पूछ रहा है आउटर क्वाड्रेंट की, तो वो लेटरल वाली आप लिख दीजिएगा। 75% एक्सिलरी नोड्स में जाती है, लेस देन इंफ्राक्लेविकुलर को जाती है, सुप्राक्लेविकुलर एंड अल्टीमेटली इनटू द राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ्रक। और जो 25% है वो डेल्टोपेक्टोरल, इंटरपेक्टोरल, सुप्राक्लेविकुलर एंड इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स को जा रही होती है। अच्छा, एंड स्ट्रक्चर्स वही इनकाउंटर होते हैं। और हाँ जी, उसने हाँ ये पूछा है कि what give the lymphatic drainage of the area and important structures encountered axillary। अब वो axillary dissection के अंदर पूछ रहा है, तो वो ये बात आ जाएगी, एक्सिलरी वेन आ जाती है, लॉन्ग थोरेसिक होती है और थोरैकोडोर्सल कोर नर्व भी होती है, इंटरकॉस्टोब्रेकियल, वो भी इनकाउंटर हम कर सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लें। आगे सेंटिनल लिम्फ नोड। अब सेंटिनल लिम्फ नोड जो होता है ना, वो द नियरेस्ट लिम्फ नोड जहाँ पर एक ट्यूमर मेटास्टाइज करता है, तो वो हम उसको सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट हमारा हो गया, इसके बाद एब्डोमेन है। तो उसने सबसे पहले सरफेस एनाटमी पूछी हुई है, और उसने वो जो 9 क्वाड्रेंट्स हम बनाते होते हैं ना, उन पूछा, और वो उसकी जो डिवीजन की लाइंस पूछी हुई हैं। तो जो लाइंस होती हैं, आपको पता है कि ऊपर राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइंस होती हैं। ट्रांसवर्स लाइन भूल जाया करती हैं, तो एक तो ट्रांस पाइलोरिक लाइन होती है जो पाइलोरस से गुजर रही होती है, और नीचे इंटर ट्यूबरकुलर लाइन होती है जो कि इसको 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करती है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो हमारे पास राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होती है, दरमियान के अंदर एपिगेस्ट्रियम होता है। अच्छा, मिड वाला जो जोन होता है अम्बलाइकल रीजन होता है, राइट और लेफ्ट लंबर रीजन होता है, और जो बिलो जो 3 चीज़ें आती हैं वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है या हाइपोगैस्ट्रियम होता है, और राइट और लेफ्ट फ्लैंक या फिर इलियक फॉसा होता है। सो राइट और लेफ्ट इलियक फॉसा, ये तो आपको पता ही होगा, यू कैन सी द। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो ट्रांसपाइलोरिक और इंटरट्यूबरकुलर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास स्टमक में से आर्टीरियल सप्लाई स्टमक भी पूछी हुई है विद द पेरेंट आर्टरीज, और पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ स्टमक पूछे हुए हैं। सो अब ये जो है ना स्टमक की आर्टीरियल सप्लाई, ये आप इसकी डायग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ना ये थोड़ी सी अगर आपको याद रह जाए तो आसानी है, वरना ये भूलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली ना हमारे पास अब स्टमक के पार्ट्स हैं, लेसर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है और फंडस है। तो हमारे पास ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा होता है, उसको हम कहते हैं सीलियक ट्रंक। सो बेसिकली उसका भी रोल है। फिर हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। तो जो हमारे पास सीलियक ट्रंक होता है, ये वैसे आप याद कर लें, आपको फिर मैं आपको बताता हूँ। सब सीलियक ट्रंक जो होता है, इसके अंदर ना 3 मेन ब्रांचेस होती है, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक ये मिलके बना होता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी से, सही है। ऊपर से एक आ रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जो लैटरली स्प्लीन की तरफ जा रही होती है स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये मिलके ना एक सीलियक प्लेक्सस बनाते होते हैं। अच्छा, अब ये जो सीलियक प्लेक्सस होता है ना, ये लेसर कर्वेचर के आसपास होता है। तो लेसर कर्वेचर को फिर आप क्या सप्लाई करेंगी? एक तो हमारी ना कॉमन हेपेटिक आर्टरी से हमारी एक ब्रांच निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। तो राइट एंड द लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर सप्लाइंग द लेसर कर्वेचर। जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, मैंने आपको बताया कि सीलियक की ब्रांच है, और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये डायरेक्ट निकलती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी से। फंडस, ग्रेटर कर्वेचर की बल्कि हम बात कर लेते हैं। सो जो ग्रेटर कर्वेचर है ना हमारा,
इसको गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी सप्लाई करती हैं, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। जो गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी राइट वाली है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये आप देख सकते हैं कि पीछे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आ रही है जस्ट बिलो द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अगर आप डायग्राम ज़रूर खोल लीजिएगा, फिर आपको बहुत आसानी रहेगी इसको बुक से खोल लें या इंटरनेट से खोल लें। सो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ओके। और जो फंडस होता है ना, ये शॉर्ट एपिगास्ट्रिक आर्टरीज होती हैं जो कि स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती हैं। सो ये हमारे पास ना आर्टीरियल सप्लाई आ गया, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है या रिमेंबर करना मुश्किल होता है। तो अपेरेंट आर्टरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेसर कर्वेचर पे हमारे पास राइट एपिगास्ट्रिक आर्टरी है जो कि डायरेक्टली निकलती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी से, और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि सीलियाक प्लेक्सस से निकलना करती है। ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी हैं। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी है। फंडस को हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करते हैं जो कि स्प्लेनिक आर्टरीज हैं। सो अगर हम बेसिक बात करें ना, तो हमारे पास सीलियक ट्रंक सप्लाई कर रहा होता है स्टमक को, इसी तरह गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कर रही होती है और स्प्लेनिक आर्टरी कर रही होती है, और कॉमन हेपेटिक अगर पेरेंट ब्रांचेस की बात करें। अब इसके ऊपर भी पेरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, बट हम डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करें। पोस्टीरियर रिलेशनशिप स्टमक का क्या होगा? ऑब्वियसली आपके पास पीछे डायफ्राम पड़ा होगा, स्प्लीन पड़ी होगी, स्प्लेनिक आर्टरी पड़ी होगी, किडनीज पड़ी होती हैं, लेफ्ट किडनी पड़ी होगी, सुप्रारेनल ग्लैंड पड़ा होगा। सो नीचे अगर ड्यूडेनम के, वैसे पैंक्रियाज नीचे होता है वैसे वो ड्यूडेनम के रिलेशनशिप में आएगा। सो स्टमक में वो नहीं आएगा। डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लीन। अच्छा, वो पूछ रहा है कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी है, गैस्ट्रोजिनोस्टमी करनी है, तो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हम डिवाइड करेंगे। सो अब इसके अंदर ना हम ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है, तो इसके अंदर आई गेस फंडस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें हम फंडस को स्पेयर कर देते हैं। सो लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर की जो आर्टरीज है ना, अब लेसर कर्वेचर पे राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक, और जो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर है ना उस पर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, इसको हम लाइगेट करेंगे या डिवाइड करेंगे। अच्छा, व्हाट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड शुड बी लुक्ड फॉर इन दिस पेशेंट। सो हमारे पास 4 एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमने देखना होता है। सो एरिया 1 के अंदर, या रटा ही है, ये आपने याद करना पड़ेगा। तो एरिया 1 के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स आते हैं, एरिया 2 के अंदर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स आते हैं, एरिया 3 के अंदर पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स आते हैं, और एरिया 4 के अंदर राइट गैस्ट्रिक नोड्स आते हैं। सही है। सो एरिया 1 और 4, 1 आप लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स लगा दें और 4 के अंदर राइट गैस्ट्रिक नोड्स लगा दें, 2 के अंदर पेंक्रियाटिक गैस्ट्रो एपिप्लॉइक नोड्स हैं, और फिर पेंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स हैं। तो ये रटा ही है, ये तो फिर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है लाइगेशन ऑफ आर्टरीज। सो कौन सी आपने टोटल गैस्ट्रेक्टमी, अब हमने टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी है तो हमें सारी वैसे लाइगेट करनी पड़ेंगी, लेसर कर्वेचर की भी, ग्रेटर कर्वेचर की भी, और फंडस की, इंक्लूडिंग द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। अच्छा, आगे हमारे पास हेपेटोबिलियरी सिस्टम शुरू हो रहा है। सो इसके अंदर एक सवाल कैलेट्स ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा होता है, तो कैलेट्स ट्रायंगल का आप डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। सो इसकी जो होती है ना बाउंड्री, तो लैटरली हमारे पास सिस्टिक डक्ट आती है, मीडियली हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, और सुपीरियरली हमारे पास जो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर है वो आता होता है। और इसके अंदर कंटेंट्स जो है ना, बेसिकली हमारे पास एक हेपेटिक आर्टरी आती है, उससे सिस्टिक आर्टरी निकल रही होती है, और एक हमारे पास ना सिस्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, और उससे कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और अदर लिम्फेटिक्स भी होती हैं। तो मेजर 3 कंटेंट्स होते हैं, राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी, उससे सिस्टिक आर्टरी निकलती है, और सिस्टिक लिम्फ नोड्स भी होते हैं। और इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर लैटरली हमारे पास गाल ब्लैडर है, समटाइम तो ड्रॉ करने को भी कह देते हैं। तो आपने ना ये देख लेना, ऊपर लिवर बना दें और मीडियल साइड के ऊपर एक इस तरह डक्ट बना दें जिसको हम कॉमन हेपेटिक डक्ट कह देंगे। लेफ़्ट साइड पे गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकाल के ना गाल ब्लैडर को टच कर लें आप लिवर से, और उसके साथ एक डक्ट, उसकी सिस्टिक डक्ट निकाल, दोनों को मिला के आप CBD या कॉमन बाइल डक्ट बना दें, तो ये आपका आ जाता है। अच्छा, वो आगे पूछ रहा है 4 सर्जिकल अनोमलीज़ जो कि हो सकती हैं ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। सही है। तो अब क्या हो सकता है कि आपने सर्जरी कर रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम मिल सकती हैं। तो सिस्टिक डक्ट के रिलेटेड ही हो सकता है। सिस्टिक डक्ट जो है वो
जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है उससे जुड़ी हुई हो सकती है, या सिस्टिक डक्ट बाइफिड हो सकती है, डिवीजन हो सकती है उसकी। आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ज़रा लंबी हो सकती है, और कुछ ऐसी वेसल्स हो सकती हैं जो कि गाल ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही हैं, एक्सेसरी वेसल्स हैं। तो आप ये सिस्टिक डक्ट से दो याद कर लें, या तो सिस्टिक डक्ट एडहेरेंट होगी कॉमन बाइल डक्ट से, बाइफिड सिस्टिक डक्ट हो सकती है, या एक्सेसरी जो है ना वेसल्स हो सकती हैं जो एंटर कर सकती हैं। तो ये आपका आ जाता है। अब वो एनाटमी ऑफ गाल ब्लैडर पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, रेफरेंस टू कैलट ट्रायंगल। सेम आपने बाउंड्रीज और क्या उसके कॉम्पोनेंट्स बताने हैं। वो पूछ रहा है 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताएं कॉमन बाइल डक्ट के। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, अभी इसका एक तो कॉमन बाइल आप देखेंगे ना तो कॉमन हेपेटिक जो है ना आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, उसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। तो वेन जो होती है वो पोर्टल वेन्स होती हैं। अच्छा, ये ना नीचे जब आ रहा होता है ना कॉमन, तो ये पैंक्रियाज के पीछे ये एक बिहाइंड द ड्यूडेनम, बिल्कुल गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के साथ आती है, और पैंक्रियाज में ऑब्वियसली उसके साथ रिलेशनशिप होता है इसका। सो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बिहाइंड द ड्यूडेनम में इसका एक रिलेशनशिप बन जाता है। पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज स्पेसिफिकली, और इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि इन्फीरियर वेना कावा भी उधर ही प्रेजेंट होती है, तो आपने ये याद रखना है। सो लिवर के रिलेशनशिप से याद कर लें कि आपके पास हेपेटिक आर्टरी है और पोर्टल वेन है। आप ड्यूडेनम के रिलेशनशिप से याद कर लें, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है और इन्फीरियर वेना कैवा है, और इसके साथ साथ हेड ऑफ पैंक्रियाज ऑर्गन जो है। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कैलट्स ट्रायंगल का। सेम क्वेश्चन है, लेटरली सिस्टिक डक्ट है, मिडली कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सुपीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर है। इसकी कंटेंट्स में हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड्स। इंपॉर्टेंस बेसिकली वो क्या है, पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है कैलट्स ट्रायंगल के ड्यूरिंग द लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। अच्छा ना, कैलट ट्रायंगल को हम इसलिए तलाश करते हैं ताकि इसके अंदर हमने एक आर्टरी को हमने लाइगेट करना होता है, जिसे हम सिस्टिक आर्टरी कहते हैं। सो सिस्टिक आर्टरी हमें इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर मिलते हैं, और इसको हमने ज़रूर जो है ना वो आइडेंटिफाई करना होता है। और इसके साथ हमने सिस्टिक डक्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है टू अवॉइड डैमेज टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। या आप लिख लीजिएगा, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैलट्स ट्रायंगल को देखते हैं। उसके बाद वो फिर वही लेबल और एनाटमी ऑफ गाल ब्लैडर एंड कैलट्स ट्रायंगल। और 4 एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ कॉमन जो बाइल डक्ट है ना, इसके 4 पार्ट हैं। एक तो सुप्राड्यूडेनल पार्ट होता है, लाइक ड्यूडेनम के ऊपर, एक रेट्रोड्यूडेनल पार्ट होता है, एक इंफ्राड्यूडेनल पार्ट होता है, और एक इंट्राड्यूडेनल पार्ट होता है, जिसे हम वो एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते होते थे, जहाँ पर ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एंटर होता है। सो इसके कॉमन बाइल डक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, सुप्राड्यूडेनल, रेट्रोड्यूडेनल, इंफ्राड्यूडेनल एंड इंट्राड्यूडेनल। तो ये आप याद रखिएगा। ऊपर से फिर इसने क्योंकि ड्यूडेनम के पीछे से गुजरना होता है, फिर वो ड्यूडेनम के नीचे आता है, और फिर ये एंटर हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर। तो ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। अच्छा, वो पूछ रहा है कि कोलेसिस्टेक्टमी होनी है, सब कॉस्टल इंसिजन के थ्रू ओपन कोलेसिस्टेक्टमी है। सो कौन से ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप इनकाउंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्किन, सुपरफिशियल फैशिया आ जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, वो आपने देख लेना है। अब आप देख लें कि आप किस रीजन के अंदर मौजूद हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा आपने याद रखना है। कोलेसिस्टेक्टमी हम कर रहे हैं, सो आपको सबसे पहले एक चीज़ इनकाउंटर करेगी रेक्टस शीथ, फिर रेक्टस मसल आएगा, क्योंकि आपने देखा ना, मतलब ये एब्स वाले जो मसल होते हैं ये अब अपर रीजन से स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक जस्ट बीनीथ द स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम के। तो आपको नेचुरली एंटीरियर रेक्टस शीथ मिलेगी, रेक्टस मसल मिलेगा, रेक्टस जो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है वो मिलेगी। उसके बाद फिर आप जो है ना फैशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर एंटर होंगे। फैशिया ट्रांसवर्सालिस आपका एक पोस्टीरियर फैशिया होता है जो कि एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट मिलेगा और पेरिटोनियम मिलेगी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, रेक्टस शीथ, रेक्टस मसल, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, आफ्टर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और देन यू विल बी एंटरिंग द पेरिटोनियम। सो जस्ट रिमेंबर। और इसको हम ये जो इंसिजन यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये सब कॉस्टल इंसिजन कहते हैं, कॉचर इंसिजन कहते होते हैं। जिस तरह वो हमारे थायराइड के अंदर कॉचर ट्रांसवर्स इंसिजन थी ना, सो ये भी सब कॉस्टल कॉचर, इसका नाम भी कॉचर ही है। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कैलट्स ट्रायंगल की फॉर्मेशन बताएं, कंटेंट्स बताएं। वही वाले सेम स्टेप्स हैं,
मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, आप पढ़ ही रहे हैं तो याद हो जाए। हमारे पास लैटरली सिस्टिक डक्ट आएगी, मिडली कॉमन हेपेटिक डक्ट आएगा, सुपीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर आएगा। आर्टरी के अंदर सिस्टिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है और सिस्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा, वो एक बता रहा है कि 3 स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी इन कॉलीसिस्टेक्टमी। ये आप बताएंगे कौन से 3 स्टेप्स आपने देखने होते हैं। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइब्रोफैटी टिश्यू को आपने क्लियर करना होता है। आपने यू हैव टू मेक श्योर कि फाइब्रो टिश्यू हैज़ बिन क्लियर्ड और लोअर पार्ट ऑफ सिस्टिक प्लेट हैज़ बिन क्लियरली एक्सपोज्ड। जो आपकी सिस्टिक आर्टरी है और वो सिस्टिक डक्ट है, इसको आपने देख लेना है कि दे आर एंटरिंग द गॉल ब्लैडर। सो ये सेफ्टी, क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी इन कॉलीसिस्टेक्टमी है। ओके, फाइब्रोफैटी टिश्यू हैज़ बिन क्लियर्ड, आपने चेक कर लेना है कि सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी आर इन देयर नॉर्मल पोजीशन और लोअर पार्ट ऑफ सिस्टिक प्लेट को आपने एक्सपोज करना है, हैव बिन एक्सपोज्ड, या आप रट्टा मार लीजिएगा। अगर स्प्लीन है, सो इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी प्लान हुई हुई है तो डिफरेंट इंसिजन हम क्या क्या कर सकते हैं। स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड पे होती है तो सब कॉस्टल एक इंसिजन हम दे सकते हैं ऑब्वियसली लेफ्ट, और मिड लाइन इंसिजन दे सकते हैं, एक हम लॉन्ग ऑब्लीक इंसिजन दे सकते हैं और ट्रांसवर्स इंसिजन दे सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 इंसिजन है। उसने एक बात लिखी हुई है कि जो लॉन्ग ऑब्लीक इंसिजन है ये जॉइंट स्प्लीनोमेगली के केस के अंदर करते हैं। तो यू कैन गिव अ मिड लाइन इंसिजन, लेफ्ट सब कॉस्टल दे सकते हैं, इसी तरह ट्रांसवर्स दे सकते हैं और इसी तरह हम एक लॉन्ग ऑब्लीक दे सकते हैं। विजुलाइज कर लें खुद ही। और स्प्लैनिक पेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली स्प्लैनिक पेडिकल्स आर ब्लड वेसल्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट द स्प्लीन एट हाइलम टू द रेस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सर्जन डायसेक्ट करेगा टू रीच द पेडिकल, दीज पेडिकल्स। सो ये हम बात कर लेते हैं। तो हम पेडिकल्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो उनके अंदर स्प्लेनिक आर्टरी हो जाती है और स्प्लेनिक वेन होती है। स्प्लेनिक आर्टरी जैसे मैंने आपको बताया था सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है। सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेस थी या 3 पार्ट से स्प्लेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी से हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज निकल रही थी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी भी निकल रही थी। अच्छा, स्ट्रक्चर्स जो कि आपने स्प्लेनिक पेडिकल्स तक पहुंचने के लिए जिनको देखना है। अब आप देखें, आप उसी तकरीबन रीजन के अंदर हैं जहां पर गॉल ब्लैडर था। जैसे आप लेफ़्ट साइड पे आ गए तो स्किन होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, आपके पास एंटीरियर रेक्टस शीथ होगी या रेक्टस शीथ होगी, उसके बाद रेक्टस मसल होगा, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होगी और पेरिटोनियम होगा। आई एम नॉट श्योर अब फेशिया ट्रांसवर्सैलिस उस एरिया के अंदर होता है, बस इसने लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखना चाहें तो ठीक है, सेम आप वो फॉलो कर लें अगर याद करने के लिए आसानी है। ट्रांसवर्सैलिस आप पेरिटोनियम। अच्छा, पेरिटोनियम के अंदर पहुंच गए तो अब आपने जो रिलेटेड स्प्लीन की चीज़ें हैं उनको देखना है। ग्रेटर ओमेंटम आएगी आपके पास, एक आपके पास गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट आएगा और एक स्प्लीनोरीनल लिगामेंट आएगा। तो ये आपने ये देख लेने। स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू उसी तरह रेक्टस शीथ आ जाएगी, पेरिटोनियम आ जाएगी। तो आपके पास ग्रेटर ओमेंटम इस केस के अंदर आएगा स्प्लीनेक्टमी के अंदर, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट आएगा, स्प्लीन और रीनल लिगामेंट। इसको आपने डायसेक्ट करना, फिर आपकी ये जो स्प्लेनिक पेडिकल्स हैं ये आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्क्राइब स्प्लीनेंकुलाई। तो ये जो स्प्लीनेंकुलाई होते हैं ये एक्सेसरी स्प्लीन्स होते हैं या एडिशनल स्प्लीन्स होते हैं। इसके अंदर ये जो कंजेनिटल नोड्यूल्स होते हैं नॉर्मल स्प्लीनिक टिश्यू का, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी आप इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो इलेक्टिव स्प्लीन्स हैं, एसेसरी स्प्लीन्स हैं, इनको भी आपने डायसेक्ट करना है। अब किसके अंदर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या फिर हेमोलिटिक अनीमिया है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमने स्प्लीनेक्टमी करनी है। सो आप एक अगर एक्सेसरी स्प्लीन को छोड़ देंगे बॉडी के अंदर और मेन स्प्लीन को निकाल देंगे तो देयर आर चांसेस कि रिलैप्स हो जाए। तो आपने मेन स्प्लीन को निकालने के साथ साथ एक्सेसरी स्प्लीन्स को भी निकालना होता है। इनको हम स्प्लीनेंकुलाई कहते हैं। अपेंडिक्स आ गया अगले हमारे पास। वो पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट इंसिजन्स बताएं जो कि हम दे सकते हैं इस केस के अंदर, और वही प्रिसीजन स्ट्रक्चर्स जो कि हमें इनकाउंटर होंगे। हमारे पास, आपको याद होगा मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर इंसिजन देते थे, तो हमारे पास 2 इंसिजन होती हैं, एक ग्रिडेरॉन इंसिजन होती है और एक ट्रांसवर्स
स्किन क्रीज इंसिजन होते हैं, जैसे लैंस इंसिजन कहते हैं। जो ग्रिडरॉन इंसिजन होती है ना, ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंटीरियर इलियक स्पाइन और अम्बलाइकस, और उसके राइट एंगल के ऊपर जो है ना हम ये इंसिजन देते होते हैं। और जो ट्रांसवर्स इंसिजन है ये हम 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, मिड क्लैविकुलर और मिड इंग्वाइनल लाइन के सेंटर के ऊपर हम ये इंसिजन देते हैं। तो ग्रिडरॉन इंसिजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम देते होते हैं एट राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड अम्बलाइकस। और लेंस आपने देख लिया कि 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, मिड क्लैविकुलर और मिड इंग्वाइनल लाइन के दरमियान। इन्फ्लेम पेल्विस को अपेंडिक्स को रीच करने के लिए अब हम देखेंगे, अब थोड़ा सा हम नीचे आ गए हैं, एब्डोमेन के अंदर आ गए हैं। तो एब्डोमेन के अंदर एक एडिशनल बात ये होती है कि 2 फैशिया होते हैं, इनको हम कैम्पर फैशिया कहते हैं, और एक स्कारपा फैशिया होता है। तो कैम्पर फैशिया होता है फैटी टिश्यू होता है, और जो स्कारपा फैशिया होता है मेम्ब्रेनस लेयर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास स्किन आएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ना ये दोनों सबक्यूटेनियस फैशिया होते हैं, कैम्पर फैशिया आएगा, फिर स्कारपा फैशिया आएगा। फिर हमारे पास, अब आपको पता है एब्डोमेन के अंदर मसल्स होते हैं, तो ये हम थोड़ी साइड के ऊपर हैं, तो रेक्टस दरमियान के अंदर, तो यहाँ पर रेक्टस नहीं होंगे। तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आएंगे, उसका एपोन्यूरोसिस आएगा। फिर हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल आएगा, फिर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल आएगा। उसके बाद हमारे पास उसी तरह फैशिया ट्रांसवर्सैलिस आएगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आएगा और पेरिटोनियम आएगी। सो ये आपके पास जो है ना इन्फ्लेम पेल्विस अपेंडिक्स को हम रीच कर देंगे। इसके अंदर बस आपने याद रखना है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर स्कारपा फेशिया आएगा, और रेक्टस की जगह यहाँ पर क्योंकि हम साइड के ऊपर मौजूद है, राइट साइड के ऊपर मौजूद है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, फिर ट्रांसवर्सैलिस फैशिया पोस्टीरियर साइड पे होता है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम। किडनी का वो पूछ रहा है कि इंसिजन्स बताएं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। सो अब किडनी हमारी है, सो ये बैक वाली साइड के कुछ मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ इसका अपना फैशिया होता है, उसको हम गिरोटा फैशिया कहते हैं। तो स्किन आएगी हमारे पास सबसे पहले, फिर हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, और इसके अंदर हमारे पास मसल्स में लेटिस्मस डॉर्साई और सेराटस पोस्टीरियर इन्फीरियर मसल आएगा। ठीक है, क्योंकि बैक के जो मसल्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो ये मसल्स पहले आते हैं। उसके बाद फिर आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आएगा, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स आएगा, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आएगा। इसी तरह फिर आपकी पेरिटोनियम रीच कर जाएगी, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके अंदर गिरोटा फेशिया होता है और पेरिनेफ्रिक फैट होता है। सो इसके अंदर आप ये याद कर लें कि किडनी के अंदर एक तो सुपरफिशियली जब हम सुपरफिशियल फैशिया को हम या सुपरफिशियल जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसको हम करेंगे, काटेंगे, तो उसके बाद लेटिस्मस डॉर्स है, सेराटस पोस्टीरियर, उसी तरह फिर आपके ये जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो आएंगे, और फिर जब हम अपनी पेरिटोनियम को रीच कर जाएंगे तो फिर गिरोटा फेशिया और पेरिनेफ्रिक फैट। तो ये एक एडिशनल इसके अंदर डिफरेंस है। आगे हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया है, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये वो पूछ लेते हैं समटाइम्स ड्रॉ करने के लिए इंग्वाइनल केनाल को, या फिर उसकी बाउंड्रीज बताने के लिए कह देते हैं। सो ये आपने पढ़ी हुई भी है, मुझे तो हमेशा भूल जाती हैं, बट खैर एंटीरियर जो इंग्वाइनल कनाल है इस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इंट्रामस्कुलर पैसेज है, इंटरमस्कुलर पैसेज है, दैट इज़ लाइंग अबव द मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, बाउंड्रीज एंटीरियर वॉल जो होती है ना इसकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से बनती है, उसके ओपिन्यूरोसिस से, और पोस्टीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय द फैशिया ट्रांसवर्सैलिस। रूफ जो होता है उसका हमारा कंजॉइंट मसल्स या फिर इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस दोनों से बनते हैं, इनको हम कंजॉइंट मसल कहते हैं। और फ्लोर जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर एंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, पोस्टीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय द फैशिया ट्रांसवर्सैलिस, रूफ इज़ फॉर्म बाय द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल या कंजॉइंट मसल, और फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, बता रहा है कि 3 डिफरेंसेस बताएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, ये डायरेक्ट स्क्रोटम के अंदर जाता होता है, और ये जो इनडायरेक्ट होता है ये डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करता है, ये पियर शेप का होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्लिक होती है। जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ये आपका पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल के ना या फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को पियर्स करता है, और ये ग्लोबुलर होता है, और ये स्ट्रेट इसका जो है ना पैसेज होता है, और ये स्क्रोटम के अंदर रेयरली ही जाता होता है। सो मैंने इस तरह याद किया होता कि इनडायरेक्ट जो आपका हर्निया है ना, ये इसने स्क्रोटम के अंदर डायरेक्टली जाना, मतलब ऑपोजिट। इनडायरेक्ट है ये स्क्रोटम के अंदर लाजमी जाएगा, और जो
ये डीप रिंग से पास करेगा, ठीक है। ये आप इसको कन्वर्सली याद कर सकते हैं। और ये पियर शेप का होगा और ये स्क्रोटम के अंदर जाया करता है और ऑब्लिक इसकी जो है ना डायरेक्शन होती है। अच्छा, बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल सेम, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब इसके उसने साथ सप्लीमेंटेशन लिखी हुई है, आप मेन जो याद कर लें वही काफ़ी है। रूफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, और फ्लोर जो है वो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है। वो पूछ रहा है कि इस डीप इंग्वाइनल जो रिंग है वो कहाँ पर लोकेट करता है। डीप इंग्वाइनल रिंग से हमारा इनडायरेक्ट हर्निया पास करता होता है और ये ना मिडवे बिटवीन द प्यूबिक टुबर्कल एंड इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मौजूद होता है। और अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो जो डीप रिंग है इट इज़ ओपनिंग इन द fascia transversalis and lies about 1.5 centimeter above the mid inguinal point, ठीक है। सो मिड इंग्वाइनल जो पॉइंट है, एक मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट होता था और एक मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। यू हैव टू रिमेंबर के 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट ये होता है और ये मिड वे बनता है ऑलमोस्ट ना प्यूबिक टुबर्कल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का। अच्छा, जो सुपरफिशियल रिंग होता है ना ये मीडियल एंड अबव होता है, 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक टुबर्कल होता है। और जो सुपरफिशियल रिंग होता है ना ये एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो एपोन्यूरोसिस होता है ना उसके अंदर एक ओपनिंग होती है। जो डीप वाला रिंग है ये तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर ओपनिंग होती है ना। जो सुपरफिशियल रिंग होता है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर, क्योंकि ना सुपरफिशियल जो एक कैनाल होती है ना इंग्वाइनल कैनाल, सो ये जो डीप रिंग होता है ये जरा डीपली प्रेजेंट होता है, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस या ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये जो सुपरफिशियल रिंग होता है ना ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर के ऊपर आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है। सो इसकी और ये जो रिंग होती है आपको मैंने बताया था 4 सेंटीमीटर इसकी होती है, लेंथ होती है। और हाँ ये हो गया। सो बस आपने याद रखना है कि 1.25 सेंटीमीटर्स अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अच्छा, आगे वो ना पूछ रहे हैं हेजल बैच ट्रायंगल के, एक तो इंग्वाइनल कैनाल की आप डालें लिखें एनाटमी लेबल करें, और हेजल बैच, जो हेजल बैच ट्रायंगल होता है ना ये जो हमारे पास डायरेक्ट हर्निया होता है ना ये बेसिकली हेजल बैच ट्रायंगल से मतलब पास करता होता है। जो हमारे पास बाकी इनडायरेक्ट हर्नियास है ना ये दूसरी रिंग सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करते होते हैं। तो डायरेक्ट हर्निया मैंने आपको शायद बताया था फेशिया ट्रांसवर्सालिस, मैंने शायद मेरे से गलती हो गई थी। तो ये याद रखिएगा जो डायरेक्ट हर्निया होता है ये हेजल बैच ट्रायंगल से पास करता है। ये इसने डायग्राम बनाई है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसमें ना होता क्या है कि आपने मीडियली ना आपको नज़र आ रहा होगा रेक्टस एब्डोमिनस मसल। आप इस डायग्राम देख लीजिए, इंटरनेट पे बड़ी एक मज़े की डायग्राम है और बुक पे भी अच्छी बनी हुई है। रेक्टस जो एब्डोमिनस मसल होता है ये मीडियली प्रेजेंट होता है और आपने जब इसे ड्रॉ करना है तो मिडिल साइड पे रेक्टस एब्डोमिनस बना देना है और एक ना स्लांट लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, वो उससे आपने इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज शो कर देनी है और एक इस ट्रायंगल को नीचे से ज्वाइन कर देना है विद द इंग्वाइनल लिगामेंट। सो इसकी 3 बाउंड्रीज होती हैं हेजल बैच ट्रायंगल की। मिडिली हमारे पास जो होती है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, लेटरल बाउंड्री जो होती है वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं और इन्फीरियर बाउंड्री जो होती है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होती है। तो यही इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों चीज़ें, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स वगैरह। बाकी उसने क्या पूछा हुआ है, 4 कॉन्टेंट्स इन द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के जो आपके पास होते हैं ना, एक तो मेल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही होती है, 2 नर्व्स होती हैं, एक जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर स्पर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और ब्लड। ये आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल सेम बाउंड्रीज, एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस, रूफ इज फॉर्म बाय द कंजॉइंट मसल और इंटरनल ऑब्लिक या ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, अब आपने सैक है ना हर्नियोप्लास्टी हो रही है, सो वो पूछ रहा है कि कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जब आप करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास स्किन आएगी, सुपरफिशियल फैशिया आएगा और एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस आएगा क्योंकि ये एंटीरियर वॉल जो होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक का बनाता है। फिर जो सैक के कंपोनेंट्स हैं, कवरिंग स्पर्मेटिक कॉर्ड है
और इसके साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड है और उसकी कवरिंग ऑफ सैक होती है। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ना, तो एक तो कॉर्ड की कवरिंग आ जाएंगी और कवरिंग ऑफ सैक वगैरह आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हर्निया की सर्जरी के अंदर क्या चीज़, एक नर्व बताएं। इलियोइंग्वाइनल नर्व होती है जो कि सर्जरी के दौरान हो सकती है डैमेज। अगला फेमरल हर्निया, उसने बताया कि स्ट्रैंगुलेटेड फेमरल हर्निया है। सो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज बताएं। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसकी रिडक्शन को इम्पीड करता है और कौन सी वेसल है। वेसल याद कर लें, फेमरल वेन जो होती है ना, ये इंजरी हो सकती है और ये क्योंकि इसकी बाउंड्री बना रही होती है। सो इसकी जो बाउंड्रीज होती है ना फेमरल हर्निया की, सो इसकी जो एंटीरियरली होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और मीडियली हमारे पास लैक्यूनर लिगामेंट होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास पेक्टिनियल लिगामेंट या पेक्टिन प्यूबिस होता है और लैटरली हमारे पास फेमरल वेन होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर, मीडियली हमारे पास पेक्टिनियल लिगामेंट होता है और लैटरली हमारे पास फेमरल वेन होती है, एंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और पोस्टीरियरली पेक्टिन प्यूबिस होता है। अच्छा ना, जो फेमरल कैनाल होती है ना, उसके भी तकरीबन इसी तरह की बाउंड्रीज होती हैं, बस उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर वाला नहीं होता। उसमें सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है और पोस्टीरियरली मतलब या इन्फीरियरली वो पेक्टिनियल लिगामेंट आ जाता है, मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट ही रहता है और लेटरली फेमरल वेन आ जाती होती है। सो ये आगे के MCQs आएगा, वो देखेंगे ना इसके अंदर। अच्छा, वो स्ट्रक्चर इम्पीडिंग रिडक्शन ऑफ फेमरल हर्निया, तो ये लूप ऑफ बावल हो सकता है जो इम्पीड कर सकती है। वैसे मैंने आपको बताया फेमरल वेन होती है। आगे वो ना उसने ब्लड वेसल में सवाल किया हुआ है कि फेमरल वेन के आप ना एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स बताएं। सो एंटीरियरली आपके पास उसी तरह इंग्वाइनल लिगामेंट आएगा, क्योंकि ये जो फेमरल वेन होती है ये फेमरल हर्निया का जैसे हम रिलेशनशिप पढ़ाना तो तकरीबन सेम ही है। एंटीरियर में इंग्वाइनल लिगामेंट आएगा, मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट आएगा, पोस्टीरियरली इलियोपेक्टीरियल लिगामेंट या पेक्टिन प्यूबिस आएगा। हाँ, लेटरली वैसे हमारे पास फेमरल वेन होती थी, सो फेमरल आर्टरी आ जाएगी। वेन के साथ आर्टरी पड़ी क्योंकि ये फेमरल कैनाल के अंदर होते हैं ना और फेमरल शीथ के अंदर इनक्लोज होते हैं। सो मोस्ट लेटरी आर्टरी होती है और फिर वेन होती है आई गेस। सो बस आपने जब वो फेमरल वेन का रिलेशनशिप पूछ रहा है तो आपने सिंपली फेमरल हर्निया वाला रिलेशनशिप लिख लें या इंग्वाइनल कैनाल वाले फेमरल कैनाल वाले, बस आपने इसमें लैटरल में चेंजिंग कर लेनी फेमरल आर्टरी। आगे वो पूछ रहा है ड्रॉ एंड लेबल द एनाटमी ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सेफिनस वेन। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने सेफनो फेमरल जंक्शन की जो लाइगेशन की थी ना, सो वो DVT वाले चैप्टर के अंदर, सो उसके अंदर आपको याद होगा हमने वेरिकोज वेन और DVT का हमने जब पढ़ा था, सो उसके अंदर हमने सर्जरीज़ के अंदर सेफनो फेमरल जंक्शन की लाइगेशन की थी। तो ये उससे बड़ा मिलता जुलता है क्योंकि जो लॉन्ग सेफिनस वेन होती है ना, मीडियल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये ज्वाइन करती है फेमरल वेन को, या फेमरल वेन बन जाती है एट द सेफनो फेमरल जंक्शन। सो जो बिफोर एंटरिंग द फेमरल वेन बिकमिंग द फेमरल वेन, इसके अंदर ना 3 ट्राइब्यूटरीज आके मिलती होती हैं। मीडियल साइड के ऊपर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेसल्स आती हैं और ऊपर जाके सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेसल्स होती हैं और लेटरली आपके पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल्स आके ना ज्वाइन करती हैं। इसको ज्वाइन करती हैं सेफिनस वेन को और ये फिर आगे फेमरल वेन बन जाती होती है। सो ये इस तरह टर्मिनेट होती है कि लॉन्ग सेफिनस वेन आ रही है, इसके अंदर 3 ब्रांचेज और ऐड होंगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स। आपको डायग्राम बनी होगी और उसके बाद ये जो है फेमरल वेन बन जाया करती है। और आगे टेस्टिस है कि एक मदर है, 4 साल का बच्चा है विद मिसिंग ऑफ राइट, मतलब राइट टेस्टिस हैं जो कि ग्रॉइन के अंदर पाल्पेबल नहीं है, तो मतलब वो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है या अनडिसेंडेंट टेस्टिस हैं। सो वो पूछ रहा है कि आप काउंसिल कैसे करेंगे कि सर्जिकल प्रोसीजर करना है। ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी हो सकती है, हर्निया हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकती है, एट्रॉफी हो सकती है। तो अगर वही क्रिप्ट ऑर्किडिज्म वाली इनफर्टिलिटी मेलिग्नेंसी आप लिख सकते हैं। इन्वेस्टिगेट अल्ट्रासाउंड करवाते होते हैं या फिर हम लैप्रोस्कोपिकली चेक कर सकते हैं। उस स्टेप ऑफ सर्जरीज को हम ऑर्किडोपेक्सी कहते हैं, जो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म या अनडिसेंडेंट टेस्टिस के अंदर हम जो सर्जरी करते हैं।
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हाई स्क्रोटल ट्रांसवर्स इंसिजन, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट सा है, मेन पॉइंट याद कर लें कि हाई ट्रांसवर्स स्क्रोटल इंसिजन देंगे और एक आर्टिफिशियल डॉटास पाउच बनाएंगे। जो आपने इंसिजन दिया था उसको थोड़ा सा हम डीपन कर लेंगे और लेयर्स ऑफ जो स्क्रोटम है ना डाउन टू द टेस्टीज, और उसके बाद हम जो गबर्नैकुलर अटैचमेंट्स होती हैं उनको हम रिलीज़ कर देंगे ताकि हम जो टेस्टीज़ हैं जो कि क्रिस्मेस्फेरिक फाइबर्स के दरमियान पड़े हुए हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। फिर हमने जो क्रिस्मेस्फेरिक फाइबर्स होते हैं और हर्नियल सैक वगैरह होती है इसको हम टेस्टीज से सेपरेट कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने बेसिकली टेस्टीज़ को जो पाउच बनाया है ना उसके अंदर हमने उसको डाल देना होता है और उसको फिक्स कर देना होता है और स्क्रोटल स्किन को जो है ना वो स्टिच कर देना होता है। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक ट्रांसवर्स इंसिजन स्क्रोटम के अंदर एक पाउच लेके आएँ, जो आप अपने टेस्टीज़ को आइडेंटिफाई करें, अगर वो किसी फाइबर्स या क्रिस्मेस्टेरिक फाइबर्स के साथ हैं तो उनको जो अटैचमेंट्स हुए हैं उसको रिलीज़ करें, और जो उसके कॉर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस वेजिनालिस है और जो टेस्टीज़ हैं उनको आपने डॉटर्स पाउच के अंदर लेके आना है और फिर जो पाउच है उसको फिक्स कर देना और स्टिच कर देना है। अच्छा, आगे हमारे पास जी MCQs विद एक्सप्लेनेशन है, ये देख लेते हैं क्योंकि हमने थ्योरी नहीं की हुई, सो मैं आपको ये करा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सिनेरियो है 40 years ओल्ड फीमेल, उसको लंप है ब्रेस्ट के अंदर। सो कौन सा लिम्फ नोड है जो कि लाइकली इन्वॉल्व होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड से इन्वॉल्व होते हैं। 60 साल का बंदा, डिस्फेजिया, एंडोस्कोपी पे आपको कार्डिया के ऊपर ग्रोथ मिली है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस ग्रोथ फ्रॉम इंसाइजर टीथ तो आपको याद होगा ईसोफेगस के अंदर हम ये इंसाइजर टीथ से डिस्टेंस देखा करते थे। सो अगर तो जंक्शन जो रिलेशनशिप होता था इंसाइजर टीथ से जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर तक का जो डिस्टेंस होता था वो 15 सेंटीमीटर होता था, एओर्टिक आर्च से 25 सेंटीमीटर का होता था, और गैस्ट्रो ईसोफेजियल जो जंक्शन होता था वहाँ तक 40 सेंटीमीटर होता था। सो कार्डिया क्योंकि गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन बनता है तो ये 40 सेंटीमीटर होगा। आगे हमारे पास ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि पेप्टिक अल्सर है ड्यूडेनम के अंदर, तो ड्यूडेनम के रिलेशनशिप के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी आती है। आगे वो फिर वही है कि लिम्फ नोड्स पूछे हुए हैं उसने ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो एक्सिलरी नोड्स होंगे। थायराइडेक्टमी हो रही है तो वो नर्व वो पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को हमने लाइगेट किया है। सो कौन सी नर्व ऐसी है जो कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, मैंने आपको ऐसे क्यों बताया था कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, अगर सुपीरियर थायराइड होती है तो फिर हम एक्सटर्नल लेरेंजियल लगाते। ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ इंपॉर्टेंट नर्व थायराइडेक्टमी द सर्जन हैज केयरफुली डिसेक्टेड अ टिश्यू बाइंडिंग द थायराइड ग्लैंड पोस्टीरियरली। टिश्यू है पोस्टीरियर, तो आपको याद होगा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप इन्वेस्टिंग सर्वाइकल फेशिया होती है और उसके बाद प्री ट्रेकियल लेयर होती है पोस्टीरियरली, तो ये प्री ट्रेकियल फेशिया होगा। अच्छा, उसके बाद सब मैंडिबल ग्लैंड को हम डिसेक्ट कर रहे हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, सो वो पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपके पास फेशियल आर्टरी है, क्योंकि फेशियल आर्टरी रन्स डीप टू द सबमैंडिबल ग्लैंड और इसकी हमने सप्लाई जो है ना वो प्रिजर्व करनी होती है। सो अपेंडेक्टमी हो रही है और सर्जन एक ग्रिड इंसिजन दे रहा है और ही हैज़ रीच अ टिश्यू डीप टू ऑब्लिक रनिंग लिगामेंटस स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्लिकली या ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है, तो आपके पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल मूव करता होता है। फेमरल रिंग पूछ रहा है कि मीडियली कैसे बाउंड करता है, तो लैक्यूनर लिगामेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। फेमरल जो रिंग है वो मीडियली लैक्यूनर लिगामेंट, लैटरली फेमरल वेन, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इंफीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट। एक सर्जन एडेनेक्टमी कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो लेस लाइकली इनकाउंटर करेगा। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर किडनी भी हो सकती है, स्प्लीन भी हो सकता है, रेनल आर्टरीज वगैरह भी हो सकती है, पैंक्रियाज की टेल भी हो सकती है। इन्फीरियर वेना कैवा ऑन द अदर हैंड मिड साइड के ऊपर ड्यूडेनम के रिलेशनशिप के साथ पड़ी होती है। अच्छा, लेडी हैव कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सो कौन सा लिम्फ नोड निकालेंगे, जो नियरेस्ट होता है ना, सेंटिनल लिम्फ नोड वही होता है ना, नियरेस्ट जो लिम्फ नोड होता है जो सबसे पहले लिम्फ ड्रेनेज रिसीव करता है ट्यूमर से।
During prostatectomy, a urologist must be aware of the prostatic sheath. Must be aware that the prostatic sheath is contagious with the pre-vesical fascia. So आपने याद रखना है कि prostatic sheath is contagious with the pre-vesical fascia. So prostatic sheath is the fascial layer that surrounds the prostate gland. So during prostatectomy, a surgeon must be aware of the anatomical structure surrounding the prostate gland to avoid injury. The prostatic sheath is continuous with the pre-vesical fascia, which is the fascial layer that covers the bladder and prostate gland. अच्छा, आगे during herniorrhaphy, a patient is discovered to have a pantaloon hernia, which straddles against. So a pantaloon hernia is a type of hernia where both direct and indirect hernias are present on either side of the inferior epigastric arteries. So pantaloon hernia is associated with inferior gastric artery. Acha, during gastric surgery, the surgeon must appreciate that right gastroepiploic artery runs along. कहाँ पर रन करती है? आपको याद होगा कि गैस्ट्रिक जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी थी ना, इट वाज ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और ये ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग मूव करती है. और इसके अंदर हमारे पास विदाउट ऑप्शंस हैं. मेस्टेक्टमी में कौन सा स्ट्रक्चर हम प्रिजर्व करते हैं? एक्सिलरी वेन करते होते हैं. 85% लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाती है. स्ट्रक्चर जो प्रिजर्व करना होता है थायराइडेक्टमी में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. डीप रिंग जो ऑक्लूजन टेस्ट करते हैं ना, वो हम करते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया के लिए, क्योंकि जो डायरेक्ट हर्निया होता है ना, वो हमने जैसे बताया हैज़लबर्ग ट्रायंगल्स को करता होता है. सो अगर हम वो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट करेंगे ना, सो इनडायरेक्ट हर्निया अगर होगा तो वो फिर बाहर नहीं आएगा, हम उसको कफ करवा के देखते होते हैं. अच्छा, स्ट्रक्चर टू बी प्रिजर्व ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, अगेन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आएगी. क्रीमेस्टेरिक नर्व की जो इन्वेशन होती है ना, वो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व कर रही होती है. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का जो एंगल होता है एओर्टा का, वो नॉर्मल 40 to 60% होता है और लेस दैन 25% पैथोलॉजिकली. याद कर लीजिएगा. कॉन्टेंट्स ऑफ कैलर ट्रायंगल हम बार बार रिपीट कर चुके हैं. हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड. अच्छा, सर्जिकल एनाटमी के अंदर अगला है जी कॉज ऑफ हॉर्सनेस आफ्टर रिकरेंट का डैमेज हो गया. अच्छा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के अंदर मैश इज़ प्लेस बिटवीन कंजॉइंट टेंडन और इंग्वाइनल लिगामेंट के दरमियान हम इसको प्लेस करते होते हैं. और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, वही है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है. तो ये आपका सर्जिकल एनाटमी का चैप्टर था. सो आई होप ये मैंने करवाया पास पेपर से है, बट अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.